हेलो प्यारे बच्चों और शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपाथ में। आज मैं आपके सामने अतीत से वर्तमान ये चैप्टर 1 के साथ उपस्थित हूँ और आज के वीडियो में हम लोग पाठ का विश्लेषण करेंगे, संक्षिप्त विश्लेषण करेंगे और साथ ही साथ पाठ के अंदर आने वाले जितने भी क्रियाकलाप हैं उन सारे क्रियाकलापों का उत्तर हम लोग जानेंगे। उसके बाद जितने भी पाठ से जो अमृत के रूप में टॉपिक्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आएंगे उस सबको हम जानेंगे। उसके बाद प्रश्न उत्तरी को हम लोग देखेंगे और सारे अभ्यास के प्रश्न को हम करेंगे। वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा और स्किप नहीं कीजिएगा, अंत तक देखिएगा। बहुत सारी चीज़ों को आपको एक ही वीडियो में और पूरे पाठ को एक ही वीडियो में समराइज करके और सारी चीज़ों को आप तक लाया गया है। यदि आप इस वीडियो को पसंद करेंगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में सभी विषयों के पाठों का ऐसे ही विश्लेषण के साथ प्रश्नोत्तरी के लिए वीडियो बनाई जाएगी और आप तक लाई जाएगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सारे पाठ के सारे टॉपिक्स को एक एक करके देखते हैं। हेलो बच्चों और प्रिय शिक्षक साथियों, आज हम लोग जैसे पता है कि अतीत से वर्तमान चैप्टर 1 यानी अध्याय 1 को लेके आपके सामने हैं। अध्याय 1 जो है उसका शीर्षक है कब, कहाँ और कैसे। यानी शीर्षक से पता चलता है कि अध्याय में हमें पढ़ना क्या क्या है। यानी कोई भी घटना कब हुआ, कहाँ हुआ और कैसे हुआ। घटना इसलिए कि इतिहास, चूँकि यह इतिहास की पुस्तक है और इतिहास में घटनाओं का वर्णन ही और उसी को शब्दों के द्वारा एक जगह एकत्रित की गई चीज़ों को इतिहास कहते हैं। यानी कहानियों को, यानी घटनाओं को और हुए परिवर्तनों को क्रमबद्ध विवरण इतिहास होता है। तो यही इस शीर्षक से पता चल जाता है कि इस अध्याय में हमें क्या क्या, यानी कौन चीज़ कब हुआ, कहाँ हुआ और कैसे हुआ, इन्हीं चीज़ों को जानेंगे। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने जाना था कि इतिहास जो है वो 3 कालखंडों में बटा है। कौन कौन सा? प्राचीन, मध्य, आधुनिक। और कक्षा 6 में जो है ना हमने प्राचीन इतिहास को पढ़ा, कक्षा 7 में मध्यकालीन इतिहास को पढ़ा। तो इस कक्षा 8 में आधुनिक इतिहास हमें पढ़ने को मिलेगा और उसी के क्रम में यह पाठ भी है। हम सभी जानते हैं कि जो इतिहास जो है परिवर्तनों के आधार पर है और इतिहास के जो कालखंड जो बनाए गए हैं प्राचीन, मध्य और आधुनिक, ये परिवर्तन की विशेषता के आधार पर बनाए गए हैं और प्रत्येक काल में होने वाले परिवर्तन ही उस काल की विशेषता होती है और उसी परिवर्तन के आधार पे काल का निर्माण हुआ है और हर परिवर्तन में कुछ न कुछ एक विशेषता रही है और हर काल में कुछ न कुछ परिवर्तन हुए रहे और उसी परिवर्तन को इस अध्याय में भी और आधुनिक काल में हुए परिवर्तनों को भी हम जानेंगे और उसी चीज़ों को हम, तो मैं एक बुलेट पॉइंट्स और प्रमुख बातों को आप तक पहुंचा दे रहा हूं। इस वीडियो के बाद आप पूरे पाठ को विस्तार से और विस्तृत ढंग से आप पढ़ लीजिएगा। अब देखिए, आधुनिक काल में बहुत सारे परिवर्तन हुए। चूँकि परिवर्तन हर काल में हुए हैं, लेकिन आधुनिक काल के परिवर्तन एक अलग पद्धति में हुई और अलग वैज्ञानिक पद्धति में हुई। जैसे इसमें पुनर्जागरण की बात है। जैसे पुनर्जागरण आपको दिख रहा है, और पुनर्जागरण, जागृति हर समय होती है लेकिन पुनर्जागरण यहाँ हुआ। इस आधुनिक काल में पुनर्जागरण जो हुआ उसका एक विस्तार रूप रहा और वो उसने बहुत सारे परिवर्तन किए। दुनिया शुरू से लेकर आज तक कभी स्थिर नहीं रही है। इन बदलावों के कारण हमारे समाज, हमारे अर्थव्यवस्था, राजनीति, कला, संस्कृति और प्रायः सारे क्षेत्रों में परिवर्तन होते रहे हैं और ये परिवर्तन कब और कैसे हुए हैं इसी पाठ की जानकारी हम ले रहे हैं और उसी के संदर्भ में ये पुनर्जागरण की
बात आई। अब यूरोप से हम जानते हैं कि यूरोप एक महादेश है, जैसे हमारा महादेश एशिया है उसी तरह यूरोप है। और यूरोप से आधुनिक काल में होने वाली परिवर्तनों की शुरुआत और 15वीं शताब्दी में इटली से एक नया आंदोलन आरंभ हुआ जिसे पुनर्जागरण कहा गया। अब इसके तहत, इस पुनर्जागरण के तहत हुआ क्या, लोगों ने स्वतंत्र रूप से विचार करने की शुरुआत किया। जो विचार करने का जो शुरुआत हुआ वो वैज्ञानिक पद्धति से हुआ, और वैज्ञानिक पद्धति से सत्य को जानने के लिए राज व्यवस्था, शासकों, धार्मिक व्यवस्था और अंधविश्वास के खिलाफ प्रश्न चिन्ह भी खड़े किए जाने लगे। चूंकि वैज्ञानिक पद्धति से चीज़ें होने लगी और गलत चीज़ों के विरुद्ध आवाज़ बुलंद किए गए, इसके चलते व्यापार संबंधों और अन्य संपर्कों से इस विचारों का प्रसार भी आगे फैलने लगा। पुनर्जागरण की जो का विचार था, चूंकि वैज्ञानिक पद्धति से होने लगा, तो ये विचार जो है पुनर्जागरण का जो आंदोलन था, ये धीरे धीरे दुनिया के अलग अलग भागों तक ये पहुंचने लगा और धीरे धीरे उसका विस्तार होने लगा। और इसी क्रम में, इस विस्तार के क्रम में ही कई सारी घटनाएं हुई। और इसी घटनाएं में हुआ क्या कि खोज यात्राएं, यानी इस परिवर्तन को, पुनर्जागरण आंदोलन में हुए परिवर्तनों को बाहर के देशों तक पहुंचाए जाने की व्यवस्था शुरू हुई। लोगों ने अलग अलग देशों में, अलग अलग राष्ट्रों में इस बात को विस्तार करना शुरू कर दिया। और इसी में खोज यात्राएं, खोज क्या है कि किसी भी खास जगह पे जाने के लिए रास्ताओं की खोज, उस देश की खोज कि वहाँ एक देश है, हम वहाँ पहुँचे, इसी में खोज यात्राएं हैं। और खोज यात्राएं कैसे हुई? समुद्री यात्रा के द्वारा, नाविकों द्वारा। उसी में खोज यात्राएं में नाविकों और समुद्री यात्रा करने वाले के द्वारा यूरोप के का जो विचार था, उसके जो विचार थे विश्व के अन्य भागों में भी फैलने लगे। इसी बीच प्रसिद्ध जो नाविक थे कोलंबस, उन्होंने 1492 में अमेरिका महाद्वीप की खोज की। पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा ने, हमने उनके बारे में सुना होगा, 1498 में यूरोप से भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज की। इसके बारे में विस्तृत रूप से हम इकाई 2 में भी पढ़ेंगे, लेकिन ये खोज हुए। अब उसके बाद आता है कि ये शीर्षक आपको दिखता है पूंजीवाद और औद्योगिक क्रांति। पूंजीवाद, समुद्री यात्राओं ने व्यापारिक संबंधों को बढ़ाया और पूंजी में बढ़ोतरी हुई। इससे यूरोप में पूंजीवाद की व्यवस्था पनपी। पूंजीपति और श्रमिक, दो वर्गों में समाज मुख्य तौर पर बट गया। जहां मध्यकाल में जुलाहे हाथों से कपड़े बुनते थे, आधुनिक काल में मशीनों से कपड़े बुने जाने लगे। चूँकि यहाँ वैज्ञानिक पद्धति, मशीनीकरण और पूंजीवाद ने परिवर्तन तो लाया, लेकिन समाज जो है दो वर्गों में भी बट गया था। यहाँ जो पहले जुलाहे हाथ से कपड़े बनाते थे, यहाँ मशीनों का आविष्कार हो गया, मशीन से कपड़े बनने लगे। फलस्वरूप 18 शताब्दी में मशीनीकरण की प्रक्रिया इंग्लैंड में इसी सदी के उत्तरार्ध में शुरू हुई। इसी उत्तरार्ध में मतलब 18 सदी के बाद वाले सालों में शुरू हुई और अन्य देशों में भी फैल गई। इसे औद्योगिक क्रांति कहते हैं, यानी उद्योग का विकास हुआ और आगे फैल गया। अब आता है उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद। अब देखिए, जो तैयार माल जो थे, अब तैयार माल जो थे वो क्या हुआ, मशीनों के द्वारा जो तैयार माल है उसके बेचने के लिए तो बाजार चाहिए। तो बाजार तलाश करने और अन्य देशों से सस्ता कच्चा माल प्राप्त करने के लिए देशों ने और देशों को अपने अधीन कर उन शासित देशों को कॉलोनी, उपनिवेश बनाया। क्योंकि जो अपना माल जो था उसको बेचने के लिए बाजार चाहिए, तो बड़े बड़े देश क्या किए कि देशों को अब उस पर कब्जा करके
और उसको अपना उपनिवेश बनाया, उसको अपने अधीन बना लिए, वहाँ से कच्चा माल भी उठाने लगे और इस तरह औपनिवेशिक युग शुरू हुआ और साम्राज्यवादी व्यवस्था शुरू हुई। अब देखिए, अब साम्राज्य क्या है, मैंने साम्राज्य अपना राज फैलाना। साम्राज्यवाद सैनिक अथवा अन्य तरीके से विदेशी भूभाग और विदेशी भूभाग के प्रदेशों को अपने अधीन कर अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना। यही साम्राज्यवाद, यानी अपने साम्राज्य को सैनिकों और अन्य तरीके से विदेशी भूभाग के प्रदेशों को अपने अधीन कर लेना। अब वो साम्राज्यवाद होगा जिसको अधीन किया वो आपका उपनिवेश हो गया। इस तरह उपनिवेशवाद की शुरुआत हुई। उसके बाद आता है अमेरिकी फ्रांसीसी क्रांति। अब देखिए, अमेरिकी फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिका की खोज के बाद वहाँ पर यूरोप के देशों ने अपना कब्जा जमा लिया था। कुछ समय बाद वहाँ के मूल निवासियों ने यूरोपीय देशों के शासन के विरुद्ध संघर्ष छेड़ दिया। उधर फ्रांस के नागरिकों ने अत्याचार और दमन के कारण राज परिवार और सामंत के खिलाफ बिगुल बजा दिया। अमेरिका और फ्रांस दोनों जगह विरोध शुरू हो गया था। फिर अमेरिका और फ्रांस दोनों ही देशों में गणतंत्र प्रणाली की सरकार बनी। चूंकि विरोध हुआ तो उसके बाद गणतंत्र प्रणाली की सरकार बनी और इसका अनुकरण धीरे धीरे अन्य देशों ने भी किया और एक राष्ट्र के रूप में संगठित होने की परंपरा की शुरुआत होने लगी। और उसके बाद बहुत सारे परिवर्तन हुए। अब आपके जैसे आधुनिक काल में हमारे देशों में भी परिवर्तन हुआ। अब हम जानते हैं कि जो आधुनिक काल क्या है, आधुनिक काल जो है 1750 ईस्वी के बाद के जो है आधुनिक काल का प्रारंभ माना जाता है। अब देखिए, उसके बाद हमारे देशों में भारत को भी यूरोपियों ने अपना उपनिवेश बनाया। उन्होंने हमारे शासन व्यवस्था को अपने अधीन कर लिया था। इंग्लैंड ने तो भारत पर 200 सालों तक शासन किया। इसे उपनिवेश बनाकर उन्होंने शासन किया। यहाँ से कच्चा माल खरीदे थे, यहाँ वो अपना सामान ला के यहाँ बेचते थे। भारत 200 सालों तक शासन कर अपने उपनिवेश बनाकर इस पर शोषण किया, पर साथ ही वे यहाँ अपने साथ नवीन अंग्रेजी शिक्षा, नवीन विचारों को भी लाए। क्योंकि वो शासन तो किए लेकिन उन्होंने एक मॉडर्निटी और एक अंग्रेजी शिक्षा और विचार को भी यहाँ लेके आए थे और इनके फलस्वरूप भारतीय लोगों में भी जागृति आई। समय के साथ जो है हमारे समाज में भी परिवर्तन होते रहे। ये परिवर्तन कभी शब्दों के अर्थ, कभी स्थानों के नाम, कभी भौगोलिक सीमाओं एवं जीवन शैली में संदर्भ में आपको दिखते रहे और होते रहे। और इन्हीं सब चीज़ों में भारत में भी फलतः लोगों में जागृति आई। लोग इस उपनिवेशवाद के खिलाफ आगे उठ खड़े हुए और स्वतंत्रता के आंदोलन आगे हुए। इस बीच में कुछ ऐसे इतिहासकार भी हुए जिन्होंने यहाँ कुछ पुस्तकों की रचना की। इसमें एक जेम्स मिल हुआ करते थे। जेम्स मिल 3 खंडों में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखी उन्होंने, ब्रिटिश भारत का इतिहास, और इसको उन्होंने 3 भागों में बांधा, एक हिंदू, एक मुस्लिम और ब्रिटिश। इस 3 काल खंडों में इन्होंने बांटा और उन्होंने भारत के इतिहास को ब्रिटिश व्यवस्था में रखा। और इस तरह कई सारे चीज़ों को रखा गया और भारत में भी उसके विरुद्ध आंदोलन हुए, परिवर्तन आए, भारत में लोग जागृत हुए और लोगों में जागृति आई और लोगों ने परिवर्तन को आगे बढ़ाया। अब है शीर्षक इतिहास को जानिए। मान लीजिए आपको अगर इतिहास को जानना है, बहुत बड़ा इतिहास का समय है, प्राचीन काल है, मध्यकाल है, आधुनिक काल है। अब बताइए इतिहास को जाना कैसे जाएगा। मान लीजिए किसी की बात की पिछली कहानियों को जानना होगा तो कैसे जाना गया। तो इसमें बताया गया कि पहले शिलालेख, शिला का मतलब होता है पत्थर, पत्थर पर के लिखे हुए चीज़ों से मिलता था। पांडुलिपि, पांडुलिपि का मतलब होता है हाथ से लिखी गई चीज़ें। अब इसके द्वारा इतिहास को आदमी जानता है।
मान लो किसी के बारे में कहानी जाननी हो तो उसकी हिस्ट्री जाननी हो तो कैसे जानेगा। अब पुराने ज़माने में कोई छपाई खाना था नहीं, लिखने की व्यवस्था नहीं थी, तो पहले कुछ लिपि होती थी जो पत्थरों पे लिखे जाते थे प्राचीन काल में, तो उसको शिलालेख, शिला माने पत्थर, और उस पर लेखन से वह तब की इतिहास जाना जाता है। पांडुलिपि पहले क्या करते थे, पांडुलिपि जो हाथ से जो लिपिक और नकलविश होते थे वो हाथ से लिखी, तो ऐसी चीज़ें मिलती हैं तो पीछे की बातों को, उसके इतिहास को हम जानते हैं। अब देखिए, अब नए इतिहास को कैसे जानते हैं, अभी आधुनिक इतिहास में जब छपाई की व्यवस्था हो गई तो किताबों के द्वारा, कहानियों के द्वारा, बहुत सारे विद्वानों ने पुस्तकों को लिखा। जो पुस्तकालय आपको पुस्तकालयों में रहते हैं वो सब महान ग्रंथ पुस्तक, कुछ लोगों ने आपको अपनी आत्मकथा लिखी, कुछ ने जीवनी लिखी। अब यहाँ जो कहा रहा है कि आत्मकथा और जीवनी के संबंध में शिक्षक से अब आत्मकथा क्या है, अपनी स्वयं की कथा अगर कोई लिखता है तो आत्मकथा है, और जीवनी वो है जो किसी दूसरे के कहानी को, उसके जीवन को वर्णन किया जाए, वो जीवनी होता है। इसी तरह इतिहास को अलग अलग दस्तावेजों के माध्यम से आदमी इतिहास को जानता और समझता है। और इसी क्रम में बहुत सारे परिवर्तन हुए। पहले कैमरा नहीं हुआ करते थे तो कैमरे का आविष्कार हो गया। बहुत साल पहले, करीब 200 साल पहले कैमरे का आविष्कार हुआ था। 1850 के दौरान भारत में इसका इस्तेमाल शुरू हुआ। मुगल साम्राज्य का जो अंतिम बादशाह था बहादुर शाह द्वितीय, उसका फोटो उपलब्ध है, यानी उस समय, अब देखिए उसका फोटो उपलब्ध है, इससे उसका इतिहास जाना जा सकता था। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें, अब जैसे ये पत्र पत्रिकाएं हैं, इसके माध्यम से, पेपर की कटिंग है, इनके माध्यम से तब की इतिहास, खबरों के माध्यम से इतिहास जाना जा सकता है। तो ये आधुनिक काल में चूँकि लिखने की व्यवस्था हो गई थी, छपाई मशीन आ गया तो हो गया, लेकिन प्राचीन काल में तो वहीं कैसे शिलालेख के द्वारा, पांडुलिपियों के द्वारा जानने लगा। इसी तरह बहुत सारे धीरे धीरे बहुत सारे परिवर्तन भी हुए, और समय के साथ परिवर्तन हुए, विकसित हुए हम। अब समय के साथ परिवर्तन को अगर देखा जाए तो अपने भारतीय भौगोलिक सीमाओं में भी परिवर्तन हुआ। अब भारतीय उपमहाद्वीप, हम जानते हैं कि भारत उपमहाद्वीप में भारत, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान और मालदीव सम्मिलित है। धीरे धीरे भारत आज़ाद हुआ, भारत से पाकिस्तान अलग हुआ, पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ, और हम लोग जो अंग्रेज़ों के साम्राज्य में थे, उसका उपनिवेश थे, उसमें हम ही लोग नहीं थे, बहुत सारे देश थे। जैसे म्यांमार, जिसका पुराना नाम बर्मा है, श्रीलंका जिसका नाम हम सुनते हैं, उसका नाम पुराना क्या था, सिलोन था। ये 1937 में अंग्रेज़ों के ईसाई साम्राज्य के अंग थे। अंग्रेज कब तक, 1937, हम 47 में हुए, ये 37 में वहाँ पे थे। धीरे धीरे हम भी आज़ाद हुए, हमसे पाकिस्तान बना, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, पूर्वी बंगाल मिल के पाकिस्तान बने। बाद में पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हो गया। अब स्वतंत्र भारत में अब हम लोगों में भी परिवर्तन हुआ। 1912 में क्या हुआ, बंगाल से बिहार और उड़ीसा अलग हो गए। फिर बिहार से 1936 में उड़ीसा अलग हो गया। जब उसके बाद फिर बिहार से क्या हुआ, 15 नवंबर 2000 को क्या हो गया, दक्षिण पठारी क्षेत्र अलग होकर झारखंड बने लगे। ये कहानी है, धीरे धीरे परिवर्तन हुए। जैसे ये, अगर इस नक्शे को देखें, ये नक्शा आज बिहार का है, ये पूर्व में ऐसा था नहीं। पहले कैसा था, पहले जिस कंडीशन में था ये ऐसे था। अब क्या हुआ, जब बंटवारा हुआ, किसका बंटवारा हुआ, झारखंड का, तो हम लोग इधर आ गए, ये झारखंड बन गया। इसी तरह ये भारत का है, ये उपनिवेश, जैसे ये भारतीय उपमहाद्वीप है। अब देखिए, ये पाकिस्तान है, यहाँ बांग्लादेश है, ये नेपाल है, ये आपका भूटान है, यहाँ वर्मा है, यहाँ मालदीव है, ये श्रीलंका है, ये भारतीय उपमहाद्वीप है जिसकी हमने चर्चा की। और इतिहास में ये सारे, ये उपनिवेश थे किसके, सारे के सारे ब्रिटेन के उपनिवेश थे। अब अभी भारत की स्थिति क्या है, इस तरह से भारत की स्थिति है। अभी जब परिवर्तन हुए, बहुत सारी चीज़ें बदलाव हुआ, अलग हुआ, पाकिस्तान अलग हुआ। अब अभी भारत की स्थिति ऐसी है, ये बगल में यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ नेपाल दिख रहा है, यहाँ भूटान है,
यहीं आपको बांग्लादेश है, यहाँ म्यांमार, ये श्रीलंका, ये हिंद महासागर का क्षेत्र है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो अपना ही है, ये अरब सागर वाली व्यवस्था है, ये गुजरात हमारा अपने देश की। तो ये सारे नक्शों में और धीरे धीरे परिवर्तन हुए। इन्हीं परिवर्तनों की चर्चा इस पाठ में की गई है और आशा है कि आपको इससे कुछ लाभ हुआ होगा और वीडियो के बाद आप पूरे पाठ को विस्तृत रूप में आप जरूर पढ़ेंगे और चीज़ों को विस्तार से समझ लेंगे। आइए आगे हम इस पाठ के अंदर आए हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानते हैं। उसके बाद जो सारे के सारे ये जो प्रश्न उत्तर हैं इसको भी हम धीरे धीरे आप तक करेंगे। चलिए ठीक है, आइए उस महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझते हैं और जानते हैं, फिर प्रश्न उत्तर का जो है वो अभ्यास हो उसे पूर्ण करते हैं। अभी हमने पाठ के अध्ययन के दौरान हमने देखा होगा कि कई सारे ऐसे प्रश्न और कई सारी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिली होंगी। जैसे ये प्रश्न है, पाठ के बीच में इस तरह के प्रश्न हैं। उसके बाद आपको और आगे भी कई सारे प्रश्न आपको देखने को मिले होंगे। जैसे ये साम्राज्यवाद की बात यहाँ कही गई। उसके बाद आपको बीच बीच में कई सारे क्रियाकलाप, ये वाले क्रियाकलाप, ये बातें आपको देखने को मिली होंगी जो क्रियाकलाप करने के लिए बताया गया है। ये वाली क्रियाकलाप है, इसको लिए आपके लिए पाठ के बीच में चर्चा की गई है। जैसे ये वाला क्रियाकलाप है, इस तरह से आगे भी ये वाला क्रियाकलाप करने को बोला गया है। ये पाठ के दौरान हमने देखा होगा पढ़ने के दौरान। उसके बाद यह वाला क्रियाकलाप है। एक क्रियाकलाप था आपका कि प्राचीन काल में मनुष्य की जिंदगी में आने वाले 5 मुख्य परिवर्तन क्या हो सकते हैं। प्राचीन काल में, जिसको हमने 6ठी क्लास में पढ़ा था, तो उसका उत्तर अगर हम देखें तो यह हो सकता है कि प्राचीन काल में मनुष्य का जीवन मुख्य रूप से कृषि पर आधारित था। धीरे धीरे अन्य आर्थिक कार्यों का विस्तार हुआ, उसमें वाणिज्य व्यापार का विस्तार हुआ। इससे गांव प्रधान विश्व में शहरी जीवन की रफ्तार बढ़ने लगी। धीरे धीरे महत्वपूर्ण परिवर्तन के बतौर प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान का समाज में विस्तार हुआ। लोगों का विचारधारा व रहन सहन में भी बदलाव हुआ। उसके बाद आपको हम लोग कह सकते हैं, वस्तुतः हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल में मनुष्य की जिंदगी में 5 मुख्य परिवर्तन इस प्रकार हैं। पहला, वाणिज्य व्यापार का विस्तार, शहरीकरण का बढ़ावा, विश्व के अन्य भागों का समुद्री मार्ग से मुख्यतः जुड़ना, प्रौद्योगिकी व विज्ञान एवं वैज्ञानिक सोच का विस्तार। यह क्या प्रश्न था। दूसरा प्रश्न उसमें था कि मध्यकाल में सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में आए 5 मुख्य परिवर्तन। मध्यकाल में, अब देखिए, मध्यकाल में सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में कई परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं। मध्ययुगीन आर्थिक जीवन मुख्य रूप से कृषि पर आधारित था, पर कृषि के साथ साथ इस युग में अन्य आर्थिक गतिविधियां बढ़ने लगी। इससे वाणिज्य व्यापार, शहरी जीवन की रफ्तार बढ़ने लगी। खेतों की कुड़ाई के लिए फावड़ा और कुदाल की जगह हल का उपयोग होने से कृषि कर्म का विकास हुआ। खेतों में प्रौद्योगिकी के समावेश से कृषि में लाभ बढ़ गया। 13वीं शताब्दी में चरखे और धुनकी के प्रयोग में से सूती कपड़े की गुणवत्ता और उत्पादन में वृद्धि हुई। इस युग में कागज का व्यापक उपयोग शुरू हुआ, जिससे क्रांतिकारी सामाजिक घटनाएं घटी, जिससे ज्ञान का आविष्कार और प्रसार संभव हुआ। समुद्री व्यापार में बढ़ोतरी हुई, इससे नई विचारधारा और प्रौद्योगिकी का विश्व के अन्य भागों से प्रसार संभव हुआ। विश्व के लोगों को एक दूसरे के संपर्क में आने से हर जगह नई रीति रिवाज, पहनावा और खान पान में परिवर्तन हुआ। ये मध्य युगीन काल में ये चीज़ें आपको परिवर्तन दिखे। अब देखिए, उसमें एक अंदर प्रश्न था, साम्राज्यवाद क्या है। तो साम्राज्यवाद को सैनिकों द्वारा अथवा अन्य तरीके से विदेशी भूभाग के प्रदेशों को अपने अधीन कर राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने को ही साम्राज्यवाद कहते हैं। इसको आप
सब अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज कर करके। अब देखिए एक और प्रश्न था उसमें, अत्याचार और शोषण के अधिकार हमारे देश में किस प्रकार की सरकार है, उसके नीति निर्देशक सिद्धांतों पर चर्चा करें। हमारे देश में वैसी राज्य सरकारें अत्याचार और शोषण की शिकार है जो केंद्र में बनी सरकार की पार्टी या राजनीतिक संगठन से अलग है। यानी केंद्र में जिस पार्टी की सरकार है उस पार्टी से जुड़े लोग अन्य राज्यों में भी सरकार बनाए हैं तो उनको सारी सुविधाएं मिलती हैं, पर जिन राज्यों में केंद्र से सरकार बनाए पार्टी से अलग दल की सरकार है तो उसे केंद्र अत्याचार शोषण का शिकार बनाता है। ऐसा राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण होता है जिससे देश के ही हिस्से उन राज्यों की दशा खराब होने लगती है। अब देखिए वैसे हर राज्य के मुख्य नीति निर्देशक सिद्धांत जनता को बेहतर शासन देने से संबंधित होता है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या था हमने कि आधुनिक काल से क्या समझते हैं। हम लोगों ने शुरू में किताब में पढ़ा था, तो आधुनिक काल से मतलब प्रायः 18वीं शताब्दी की उत्तरार्ध यानी 1750 ईस्वी के बाद आधुनिक काल का आरंभ माना जाता है। आधुनिक काल शब्द का इस्तेमाल जब समय के संदर्भ में किया जाता है तो इसका अर्थ अतीत का सबसे नज़दीक का हिस्सा होता है जो पिछले लगभग 300 वर्षों से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे है। क्या आप भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके से सहमत हैं? कक्षा में चर्चा करें। अब ये किस से संबंधित चर्चा कर रहे हैं? जो जेम्स मिल वाली चर्चा थी उस पे था। कक्षा में चर्चा स्वयं करना है आपको और इस पे आपको एक बार देखना है। ठीक है, अब यहाँ क्या कहेंगे? नहीं, मैं भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ये जेम्स मिल वाला जो जहाँ हम सेक्शन पढ़ रहे थे वहाँ ये प्रश्न था, इसलिए उसको लिखा गया है। धर्म के आधार पर किसी भी भूभाग की शासन व्यवस्था, आम जनता का जीवन और वहाँ के इतिहास को समझने की कोशिश करना मेरी दृष्टि से गलत है। धर्म के आधार पर किसी चीज़ को नहीं समझा जा सकता है। किसी कालखंड को धर्मों के आधार पर बांटना मेरी दृष्टि से संकीर्ण विचारधारा है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इतिहास को हम अलग अलग कालखंड में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? अब बताइए अलग अलग क्यों कालखंड में बांटा गया? अब इसे क्यों बांटा गया है? इतिहास को एक अति व्यापक विषय और विचार का क्षेत्र है, एक बहुत व्यापक विषय है और बहुत विचार का क्षेत्र है। अतः अध्ययन की सुविधा और विचार विनिमय की सुविधाओं के लिए हम इतिहास को विभिन्न कालखंडों में बांटने की कोशिश करते हैं। चलिए अब देखते हैं। स्रोतों का स्मरण करते हुए निम्न तालिका को भरने का प्रयास करें। अब देखिए प्राचीन काल में क्या स्रोत थे? शिलालेख, चट्टाने, सिक्के, ताम्रपत्र, गुफा चित्र। मध्यकाल में पांडुलिपि, अभिलेख, मिनिएचर, लघु चित्र जिसको बोलते हैं, साहित्यिक रचना है, ऐतिहासिक लेखन, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, ये मध्यकालीन के थे। अब देखिए, अब इसमें एक प्रश्न है। आप अपने जिले के रिकॉर्ड रूम में जाकर अपने जिले से संबंधित क्या क्या जानकारियाँ प्राप्त करना चाहेंगे? इन जानकारियों को एक सूची बनाएं। क्या क्या जानकारी प्राप्त की जा सकती है? देखिए इसमें क्या होगा, आप जब जाएंगे उसके बाद जब चीज़ें देखेंगे तो इस तरह से उत्तर इसको आप लिख सकते हैं। मैं अपने ज़िले के रिकॉर्ड रूम में इन जानकारियों को प्राप्त करना चाहूँगा। कौन कौन से? मेरे ज़िले का आर्थिक विकास दर क्या है, यहाँ कितने प्रतिशत लोग साक्षर हैं, निरक्षरों की प्रतिशत क्या है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जन घनत्व के अनुपात में सरकारी सुविधाएँ किस प्रतिशत में हैं, वह किन हालात में है, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले कितने हैं। उसके बाद है आपको, ये नीचे चला गया, इसको देखते हैं। अचानक जिनकी संपत्ति कई गुना बढ़ गई, उनकी आमदनी का जरिया क्या है, क्या हुआ उन्होंने सरकार को उचित टैक्स दिया, ये सारी चीज़ें हम जानना चाहेंगे। आप बताइए। उसके बाद अगला प्रश्न क्या होगा? आत्मकथा और जीवनी के संबंध में अपने शिक्षक की सहायता से चर्चा करें। चर्चा हम लोगों ने इस पर किया था और वो था कि अपनी स्वयं की कथा लिखना जहाँ आत्मकथा कहलाती है, वहीं अन्य किसी व्यक्ति के जीवन की कथा का संकलन जीवनी कहलाता है। इस पर हम लोगों ने चर्चा किया था किताब पढ़ने के दौरान। अगला है, अगर आपने कुछ कहानियाँ और ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित फिल्म देखी है तो वर्ग में साथियों की भी चर्चा करें। बच्चों के लिए अब बताइए इसमें क्या उत्तर हो सकता है? अगर आपने देखा एक उत्तर का एक प्रारूप है यहाँ। हाँ, मैंने
सिनेकार रिचर्ड एटेनबरो की फिल्म गांधी देखी थी, उसमें भारतीय जीवन की बदहाली, उसे संपर्क में आकर विकसित होते एक मानव के महामानव रूप में विकसित होते संघर्षशील, विचारवान और एक ऊर्जावान व्यक्ति के रूप में गांधी का उचित चित्रण मूल्यांकन किया गया है। आप भी अगर आपके जहन में कोई फिल्म हो ऐतिहासिक घटना पर आधारित तो उसको आप लिख सकते हैं ये एक प्रारूप के रूप में। आप देखिए कैमरे का आविष्कार। कैमरे का आविष्कार कब हुआ? ऐतिहासिक स्रोतों के रूप में फोटो का क्या महत्व है? करीब 200 साल पहले कैमरे का आविष्कार हुआ था। भारत में इसका इस्तेमाल 1850 के दौरान हुआ। मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह बहादुर शाह द्वितीय का फोटो उपलब्ध है। वह पहला और आखिरी मुगल बादशाह था जिसकी फ़ोटो कैमरे में खींची गई थी। इस पर हमने चर्चा भी की थी। ऐतिहासिक स्रोत के रूप में व्यक्तियों, स्थान और वस्तुओं के फोटो बहुत उपयोगी जीवित होते हैं। इसे इतिहास को समझने में मदद मिलती है। तो ये कुछ पाठ में पूछे गए क्रियाकलापों के प्रश्नों के उत्तर थे। आशा है आपको इससे लाभ हुआ होगा और आप इसे नोटबुक में नोट जरूर कर लीजिएगा। प्रश्न उत्तर को जानने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। आइए, किताब को पढ़ने के दौरान हम लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिले थे क्या कि इतिहास के 3 कालखंड होते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। अब ये है कि प्राचीन इतिहास कब माना जाता है, यानी उसका अंग्रेजी क्या होता है? एंशिएंट हिस्ट्री। अब इसका काल क्या है, यानी समय, कितने समय के दौरान को हम लोग प्राचीन इतिहास बोलते हैं? तो मानव के आगमन से 8वीं शताब्दी तक। अब कुछ इतिहास क्या है, इसको 700 से ईस्वी से लेके 800 ईस्वी तक के बीच को मानते हैं, यानी 750 मान सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब मध्यकालीन मिडाइवल हिस्ट्री, इसकी जो अवधि है वो है आपको 750 से लेके 1750 तक। उसके बाद आधुनिक हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, जिसको हम लोग इस कक्षा में पढ़ रहे हैं, यानी 750 से लेके अब तक। चलिए अगला पॉइंट से हमें क्या पढ़ने के दौरान मिला था? 15वीं शताब्दी में इटली से पुनर्जागरण आरंभ हुआ। यह आंदोलन वहाँ से आरंभ हुआ। वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ है प्रश्न प्रस्तुत करके प्रयोग द्वारा सत्य को जानना। वैज्ञानिक पद्धति की परिभाषा यही होती है। स्पेन के नाविक कोलंबस ने 1492 में अमेरिका महाद्वीप की खोज की थी। हमने किताब में ये चीज़ पढ़ा था, ये बहुत नोटेबल चीज़ है, याद रखना। इसीलिए यहाँ मैंने इस चीज़ को यहाँ आप लोगों के लिए लिख लिया है। पुर्तगाल के नाविक वास्को डी गामा ने 1498 में भारत तक समुद्री यात्रा की खोज की। किताब में ये सब हम लोगों ने बुलेट पॉइंट्स में जाना था। ब्रिटिश भारत का इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया को स्कॉटलैंड के लेखक जेम्स मिल ने 1817 में लिखा था। मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह कौन था? बहादुर शाह द्वितीय था। आइए अगला प्रश्न क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव सम्मिलित हैं। म्यांमार का पुराना नाम वर्मा, श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन। 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ, वहीं 22 मार्च जिससे हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं। 1936 में उड़ीसा बिहार से अलग हुआ। अब 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड हुआ। ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे, क्रीम थे पाठ के, जो आपके सामने हमने रखा। आइए देखते हैं हम प्रश्नोत्तर को। क्या है कि प्रश्नोत्तर में क्या क्या चीज़ें हैं। अब देखिए प्रश्नोत्तर में क्या है, ये रिक्त स्थानों को भरिए। अब पहला क्या है? पूंजीपतियों का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक क्या? मुनाफा कमाना। दूसरा, 15वीं शताब्दी में एक नए आंदोलन की शुरुआत हुई जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे पुनर्जागरण कहते हैं। अब देखिए तीसरा कौन सा? मशीनों में वस्तुओं के उत्पादन की प्रक्रिया को, अब मशीनों से वस्तुओं के उत्पादन की प्रक्रिया क्या कहते हैं? औद्योगिक क्रांति। चौथा, डैश में सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है। कहाँ? अभिलेखागारों में। ठीक है, आइए अगला है पांचवा, समय के साथ देश और राज्य की डैश सीमाओं में परिवर्तन होते हैं। क्या, कौन सी सीमा में परिवर्तन होते हैं? तो यहाँ उत्तर होगा भौगोलिक सीमाओं में परिवर्तन होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
यह है सही गलत का निशान। अब देखिए, वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ प्रश्न प्रस्तुत कर प्रयोग द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। यह क्या है? यह सही है। अगला, अंग्रेज इतिहासकार जेम्स मिल का भारत इतिहास का धर्म के आधार पर बांटना उचित था? बिल्कुल उचित नहीं था, यह गलत होगा। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद वहाँ के लोगों ने गणतंत्र प्रणाली की शुरुआत नहीं की, ये गलत है। वहाँ के लोगों ने गणतंत्र प्रणाली की शुरुआत की। अब देखिए, उसके बाद है आपका ऐतिहासिक स्रोतों में एक आम आदमी के बारे में जानकारी मिलती है। नहीं, ऐतिहासिक स्रोतों के उसमें शासन व्यवस्था, उसमें सामाजिक व्यवस्था और ख़ास लोगों की जानकारी, राजा, इन सब लोगों की जानकारी मिलती है, आम आदमी की जानकारी नहीं मिलती है। अब देखिए, इसलिए यह गलत है। आज़ादी के पहले हमारे देश की जो भौगोलिक सीमा थी, आज़ादी के बाद वहीं रह गई? नहीं, बिल्कुल नहीं रही। आज़ादी के बाद तो पाकिस्तान अलग हुआ, बहुत सारे बदलाव हुए, भौगोलिक सीमा सबकी बदली। चलिए, ये थे। आइए आगे देखते हैं। अब प्रश्न हमें इसमें मिला है। प्रश्न क्या है? आइए विचार करें में। यह एक प्रश्न है, यह प्रश्न है, यह प्रश्न, यह प्रश्न है और यह प्रश्न है। आइए इस प्रश्नों को हम एक एक करके देखते हैं। चलिए, पहला प्रश्न क्या है? मध्यकाल और आधुनिक काल की ऐतिहासिक स्रोतों से आप क्या समझते हैं? मध्यकाल। अब देखिए, यहाँ शब्द एक आता है ऐतिहासिक स्रोत। पहले जान लेते हैं ऐतिहासिक स्रोत होता क्या। अतीत की घटनाओं को जानने का साधन ऐतिहासिक स्रोत है। यानी पुरानी जो घटनाएं हैं, पहले जो घटनाएं घटित हो सकती हैं, उसको जानने का जो साधन है वो ऐतिहासिक स्रोत है। अब देखते हैं उत्तर। मध्यकाल और आधुनिक काल के ऐतिहासिक स्रोतों में फर्क निम्नवत है। अब क्या है? मध्यकाल के ऐतिहासिक स्रोत जैसे अभिलेख, चट्टान, ताम्रपत्र, पांडुलिपियों, सिक्कों और कुछ कवियों की रचना, विदेशी यात्रियों की यात्रा वृत्तांत इत्यादि से कुछ खास लोगों, विशेषतः शासकों के बारे में कुछ जानकारियाँ मिलती हैं। कुछ खास लोगों की ही जानकारियाँ मिलती हैं। वहीं आधुनिक काल के ऐतिहासिक स्रोतों जैसे अभिलेखागार, पुस्तकालय, उपन्यास, फिल्म, अखबार, टेलीविज़न आदि की संख्या अधिक और व्यापक जानकारी वाले और अधिक प्रामाणिक हो गए। आधुनिक काल के जो ऐतिहासिक स्रोत है ये अधिक प्रामाणिक हो गए और व्यापक जानकारी वाले हो गए। और मध्यकाल वाले में क्या था? कुछ खास व्यक्तियों और विशेषकर शासकों के बारे में जानकारियाँ मिलती है। एक उदाहरण के साथ देखते हैं। एक उदाहरण से समझा जा सकता है। जैसे मध्यकाल में हाथ से पांडुलिपियाँ बनती थी, पर आधुनिक काल में प्रेस के आविष्कार से दस्तावेजों की कई प्रतियां बनानी जा सकती है। ये कुछ विशेष फर्क है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस प्रकार कालखंडों में बांटा, उसे आप सहमत हैं? बिल्कुल हम सहमत नहीं होंगे उससे। जेम्स मिल ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा। जिस तरह जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को शासकों के धर्म के आधार पर बांटा, उससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। क्योंकि किसी भी स्थान, देश के इतिहास का निर्धारण मात्र उस देश के शासक के धर्म के आधार पर नहीं हो सकता है। इसके पीछे कई कारण आर्थिक, सामाजिक, वैचारिक, राजनीतिक आदि होते हैं। किसी भी जगह और स्थान का जो इतिहास है ना, उसमें केवल शासक का धर्म थोड़े माने रखता है, बहुत सारे उसके कारण होते हैं, उसके राजनीतिक, वैचारिक, सामाजिक कारण होते हैं। जेम्स मिल का भारतीय इतिहास को बांटने का जो आधार है वह बेहद दकियानुसी और संकीर्ण था। चलिए अगला प्रश्न है, सरकारी दस्तावेजों को हम कहाँ और कहाँ सुरक्षित रखते हैं? तो उत्तर क्या है? सरकारी दस्तावेजों को हम अभिलेखागारों, पुस्तकालयों में सुरक्षित रख सकते हैं। साथ ही तहसील के कार्यालयों, कलेक्ट्रेट, कमिश्नरी के दफ्तर, कचहरी आदि के रिकॉर्ड रूमों में सुरक्षित रख सकते हैं। अब तो CD, पेन ड्राइव, क्लाउड स्टोरेज पर भी संग्रह करके सुरक्षित रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यूरोप में हुए परिवर्तन किस प्रकार आधुनिक काल के निर्माण में सहायक हुए? यूरोप में हुए परिवर्तन, आधुनिक काल के निर्माण में यूरोप में हुए परिवर्तन का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। यूरोप में ही पुनर्जागरण आरंभ हुआ। पुनर्जागरण आंदोलन से लोगों ने स्वतंत्र रूप से सोचना शुरू किया और राजनीतिक, धार्मिक सत्ता के खिलाफ आवाज़ उठाकर गणतंत्र की दिशा में कदम आगे बढ़ाया। खोजी यात्राओं का जन्म हुआ। खोजी यात्राओं से लोगों ने दुनिया को जाना। वैज्ञानिक पद्धति का विकास हुआ, उसका प्रसार हुआ। औद्योगिक क्रांति
दुनिया औद्योगिक क्रांति से दुनिया प्रगतिशील हुई, सामानों का आदान प्रदान हुआ, यहाँ से जोड़ लेंगे। आइए, और एक और उसमें एक क्रियाकलाप था, आओ करके सीखे में था, वो क्या था? आपको भारत में पहली और आखिरी जनगणना कब हुई? तो भारत की पहली जनगणना 1872 में हुई थी, जबकि आखिरी जनगणना 2011 में हुई थी। इस तरह इस पाठ के अभ्यास के सारे प्रश्न समाप्त हुए। आशा है आपको अच्छा लगा होगा और आपको इससे लाभ होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो इसको शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले जो वीडियो में है सारे किताब के पाठ के अलग अलग किताबों के विषयों के अलग अलग पाठ वाइज आपके पास प्रश्नोत्तर और पाठों को संक्षिप्त रूप से विश्लेषित करके आप तक वीडियो में बनाऊंगा और आप तक लेके आऊँगा। तो ये चीज़ आपको मिलती रहे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलिए, अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई पे एकाग्रता के साथ बने रहिए। धन्यवाद आप सभी का।